आइए मेरे प्यारे भाइयों, हम आज आरएसएस कोचिंग सेंटर से आप लोगों को अम्ल, क्षार एवं लवण का पार्ट 2 आज पढ़ाने वाले हैं। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला आज टॉपिक है हम लोगों का अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो H2O यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। जब हम किसी भी धातु जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया इत्यादि, ठीक है ना, किसी भी धातु को किसी भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा भाई, उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ जिंक, जिंक क्या है भाई, धातु है। H2SO4 क्या है भाई, तो अम्ल है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखिए धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया समझ गए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार का क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, उसमें भी सेम यही कंडीशन है, ठीक है ना। जब क्षार को धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है यानी कि जैसे देखिए हम लोग जब अम्ल का अभिक्रिया करा रहा था धातु के साथ क्या हो रहा था भाई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था, ठीक है ना। इसमें भी जब हम लोग क्षार को किससे अभिक्रिया कराएंगे भाई, तो धातु से अभिक्रिया करेंगे। तो क्षार को जब भी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें भी क्या बाहर निकलेगा हम लोग का, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे देखिए जिंक, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जिंकेट Na2 सोडियम जिंकेट ZnO2 प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका नाम क्या है, नाम है भाई जिंक। इसका क्या नाम है भाई, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। यहाँ क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन। हम लोगों को ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। कि जब हम लोग क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किस कौन सी गैस मुक्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछता है कि जब किसी धातु को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें आप लोग क्या उत्तर देंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब आइए हम लोग कुछ प्रबल आम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल भस्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार से पहले एक हम लोगों को अभिक्रिया पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको VVI लगाकर एकदम पढ़ लीजिएगा आप लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि उदासीनीकरण भाई अभिक्रिया क्या होता है, आप लोग यहाँ पर समझिए। तो देखिए जब अम्ल और क्षार को हम लोग आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना, अम्ल और क्षार को क्या करेंगे हम लोग आपस में मिलाएंगे, यानी कि अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। तो किसका निर्माण होगा, लवण प्लस जल का निर्माण होगा, यानी कि एक लवण और एक जल का निर्माण होगा। उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग एकदम रट के एग्जाम में जाइएगा, ये फिक्स है कि आप लोगों में पूछेगा, ठीक है ना। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण
एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है ना भाई, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्या बताना है कि जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि आइए इसको एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे NaOH। ठीक है ना, अब ये क्या है भाई, तो क्षार है, क्षार है। ठीक है ना, जिसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, प्लस HCl, प्लस HCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे तो क्या होता है भाई, तो NaCl, NaCl प्लस H2O। ठीक है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लोग को अभिक्रिया यानी कि जैसे में लिखना होगा एग्जाम्पल तो लिख देंगे। ठीक है ना, आइए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। ठीक है ना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। यानी कि देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, दूसरा क्या है भाई, प्रबल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। इसको भोजपुरी में समझाएं तो क्या कहा जाता है, प्रबल मतलब क्या होता है भाई, मजबूत, यानी कि बरियार, यानी कि बरियार अम्ल किसको कहा जाता है। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर अम्ल किसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, तो वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, प्रबल मतलब क्या होता है, प्रबल मन मजबूत हुई करता है। ठीक है ना, तो वे अम्ल जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन जल में घुल कर देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है ना भाई, यानी कि वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे देखिए HCl। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, H2SO4, ये सब क्या है भाई, तो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल। ठीक है ना, दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, तो दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है ना, कमजोर अम्ल किसको कहेंगे भाई, तो वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन देंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। प्रबल में क्या था, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता था, इसमें क्या होता है भाई, तो कम मात्रा में H प्लस आयन देगा। यानी कि वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन दे। ठीक है ना, यानी कि जो अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में आयन देंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल में जैसे देखिए CH3COOH। ठीक है ना, कोई पूछेगा कि एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है, तो क्या बताएंगे हम लोग भाई, तो दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना, इसके आगे आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है भाई, दुर्बल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार। तो देखिए प्रबल क्षार मतलब क्या होता है, वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है ना, जो जल में पूर्णतः घुल जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो प्रबल क्षार कहते हैं। यानी कि देखिए वे क्षार जो जल या विलयन विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है ना भाई, यानी कि वे अम्ल वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में
NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, ये क्या है भाई? तो प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं। दुर्बल क्षार, इसके बाद दुर्बल क्षार, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार परिभाषा है, यानी कि पूरा घुल गया तब प्रबल क्षार, ठीक है ना। कम घुला तो क्या होता है भाई? दुर्बल क्षार, यानी कि वे क्षार जो विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, वे क्षार जो विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि दुर्बल क्षार क्या होता है भाई? तो जो जल में पूरा नहीं घुलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। जैसे उदाहरण में दे लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जल में पूरा चाहे विलयन में पूरा रूप से नहीं घुलता है। और आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं। कुछ विलयन रहेगा, ठीक है ना, कुछ क्षार रहेगा जिसको हम लोग क्या करना है? पीएच मान याद करना है। जैसे देखिए लिख लीजिए, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। पहला है जठर रस, पूछता है जठर रस, यानी कि जो पेट में हम लोगों का अम्ल होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? कोई बताएगा? नहीं, तो चलिए जठर रस का पीएच मान कितना होता है भाई? तो 1.2। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? 1.2। आगे आइए नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस का कितना होता है भाई? तो 2.2, 2.2। आगे ये शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान आप लोगों से पूछा जाएगा तो कितना बताइएगा? 7। उसके बाद रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? तो 7.4 से कम, चाहे 7.4 MgOH, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आप लोगों से पूछा जाएगा तो कितना होता है उसका भाई? तो 10। आगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा जाएगा तो आप लोग कितना बताइएगा भाई? 14। उसका पीएच मान कितना होता है भाई? तो 14 होता है। अब आइए आगे अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। अम्लीय वर्षा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जिससे जठर रस का पीएच मान भाई तो 1.2, नींबू रस का तो 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान भाई तो 7, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान तो 7.4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो 10, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो 14। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। यानी कि अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो देखिए जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए यानी कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। यानी कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना, कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। देखिए जब बारिश वर्षा का जल होगा, ठीक है ना, उसका पीएच मान क्या करेंगे हम लोग? मापेंगे, और पीएच मान का पाठ्यांक जो है 5.6 से कम आ जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे देखिए जब अम्लीय अम्लीय वर्षा का क्या कुप्रकोप होता है, यानी कि इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए
जब अम्लीय वर्षा जो है नदियों के जल में जाता है तो नदी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, ठीक है ना, जो मछली हो गए, ठीक है ना, मतलब पानी में रहने वाले जो भी जीव है उससे क्या करेगा, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है ना, जिससे उनके जीवन में क्या होगी, थोड़ा सा कठिनाई होने लगेगी, ठीक है ना। आगे देखिए, आप लोगों से पूछा जाता है कि ताजमहल का जो रंग है दिन पर दिन पीला होते क्यों जा रहा है, तो देखिए ताजमहल किससे बना है भाई, तो संगमरमर से बना है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है भाई, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पीला होते जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वर्षा जल के कारण, वर्षा जल के कारण, वर्षा जल के कारण, वर्षा जल कैसा भाई, तो अम्लीय, अम्लीय, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि वर्षा जल कैसा है, तो अम्लीय है, ठीक है ना। जब वर्षा अम्लीय होने लगेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, नदी में, नदी या तालाब के जल में मिलने पर उसमें रहने वाले जीवों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए, जब भी वर्षा जल होगा, ठीक है ना, और कैसा वर्षा भाई, तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होगा तो किस में जाएगा भाई, तो नदी में और तालाब में। नदी तालाब में कौन रहता है भाई, तो मेढक, मछली, ठीक है ना, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उन लोगों का श्वसन तंत्र इत्यादि में क्या होगा भाई, गड़बड़ी होने लगा, जिससे क्या होगा, उन लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए इसका, अम्लीय वर्षा का कारण क्या हो रहा है। कोई पूछेगा आप लोगों से कि ताजमहल का रंग पीला क्यों होते जा रहा है, ताजमहल का रंग, ताजमहल का रंग, तो देखिए ताजमहल संगमरमर, संगमरमर से बना है, बना है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो अम्ल से अभिक्रिया करने लगता है, जिसके कारण, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है भाई, तो अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है ना। अगला आप लोगों का टॉपिक जो है हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला टॉपिक विरंजक चूर्ण इत्यादि के बारे में हम लोगों को पढ़ाना है।